गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है कॉमर्स ऑफ कोटा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं अंकित जैन चलावत आपको बताने वाला हूं बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जो सेक्शन बी के अंदर आते हैं और जो एग्ज़ाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है क्लास, वो है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी इन विच इंडिविजुअल असेसी कैन बी डिवाइडेड विथ रिगार्ड टू रेसिडेंस। यदि हम किसी इंडिविजुअल असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उस समय में कौन कौन सी कंडीशन को यहाँ पे देखना होगा जो डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल यहाँ पर इंडिया में रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या होता है और कैसे एक इंडिविजुअल उस बेसिक कंडीशन को फुलफिल करके रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट रेसिडेंट, अलग अलग कंडीशन को फुलफिल करके वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा बेसिक कंडीशन। तो बताना चाहूँगा दो बेसिक कंडीशन होती है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो आप सभी को यहाँ पर समझना है वो है यदि कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए रहता है, लिव्स इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिसाइड कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या वो 182 डेज के लिए इंडिया में था। ये हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। इसके बाद जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो होती है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। मतलब प्रीवियस ईयर में यदि वो 60 दिनों के लिए भारत में है और उसी के साथ में प्रीवियस ईयर से पहले के 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में वो भारत में 365 दिनों के लिए अगर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने सेकेंड बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको समझना होगा कि दो बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि कोई इंडिविजुअल फुलफिल कर देता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन में बताना चाहूँगा। जैसा मैंने भी आपको बोला कि दो बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि कोई इंडिविजुअल पूरा कर देता है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आप सभी के लिए, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और उसी के साथ में प्रीवियस ईयर से तुरंत पहले के 4 वर्षों में वो कम से कम 365 दिनों के लिए भारत में रहा हो। अब कुछ केस यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ यदि हमें किसी इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस को डिसाइड करना है तो हमें केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही अवेलेबल रहेगी। मतलब हमें यहाँ पर सेकेंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं रहेगी। वो 2 सिचुएशन 3 सिचुएशन क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। यदि कोई इंडियन सिटीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन सिटीजन जो भारत के बाहर जा रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। दूसरा, इंडियन शिप का यदि कोई क्रू मेंबर है, यदि हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है तो इन दोनों ही केस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 को ही चेक करना है। मतलब यदि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज के लिए अवेलेबल है तो वो भारत में रेसिडेंट माना जाएगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन इन दोनों केस में हमें अवेलेबल नहीं रहेगी। एक और केस है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंडियन ओरिजिन। यदि कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन है या वो और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन या इंडियन सिटीजन जो भारत में आता है विजिट पर, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आपको ध्यान रखना है, हु कम्स टू इंडिया फॉर विजिट
वो अगर भारत में विजिट पर आ रहा है तो उस केस में यदि हमें ऐसे पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है तो हमें केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 को ही चेक करना है। और बेसिक कंडीशन नंबर 1 आप सभी को मालूम है, वो है 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इस टेबल से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल असेसी का यदि हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हमारे पास दो बेसिक कंडीशन होती है। दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि हम फुलफिल कर देते हैं तो वो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। और 3 इसके एक्सेप्शन है, जहां पर हमें अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हमें केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही अवेलेबल है, और जो है 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। चलिए, एक बार हमने इसको समझ लिया कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। अब जब हमें डिसाइड कर चुके हैं कि एक इंडिविजुअल यहाँ पर रेसिडेंट बन चुका है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा रेसिडेंट के अंदर भी हमें 2 कैटेगरी समझना है। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट वो बन चुका है, बेसिक कंडीशन फुलफिल करने के बाद में एक इंडिविजुअल यहाँ पर रेसिडेंट बन चुका है, बट अब हमें डिसाइड करना है कि वो रेसिडेंट के अंदर क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो यहाँ पर आपको 2 एडिशनल कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। 2 एडिशनल कंडीशन यदि कोई असेसी, यदि कोई इंडिविजुअल असेसी एक साथ फुलफिल कर देता है, मैंने क्या बोला आपसे, एक साथ दोनों एडिशनल कंडीशन यदि वो एक साथ फुलफिल कर देगा तो हम ऐसे इंडिविजुअल असेसी को ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। और यदि दोनों में से किसी एक भी एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया या वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया तो ऐसे केस में वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। तो समझते हैं कि वो एडिशनल कंडीशन क्या है जिन्हें सेटिस्फाई करने के बाद वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने वाला है। तो पहली जो हमारी एडिशनल कंडीशन है वो इस प्रकार है, जिस प्रीवियस ईयर में हम किसी असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के, मतलब प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, उन 10 ईयर्स में यदि वो असेसी कम से कम 2 टाइम्स, 2 बार वो रेसिडेंट रहा, मस्ट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सपोज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर 22-23 में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 22-23 के जस्ट पहले के 10 ईयर्स में आपको चेक करना होगा कि क्या वो असेसी किसी भी 2 वर्षों में भारत में रेसिडेंट रहा है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमें फिर से क्या चेक करना होगा, हमें बेसिक कंडीशन चेक करना होगा। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड नंबर की जो एडिशनल कंडीशन है वो ये है, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 ईयर्स में वो व्यक्ति भारत में कम से कम 730 दिनों के लिए रहा हो, 730 डेज ड्यूरिंग द पास्ट 7 प्रीसीडिंग ईयर्स। पास्ट 7 प्रीसीडिंग ईयर्स मतलब जिस प्रीवियस ईयर, जैसा अभी मैंने आपसे बोला कि हम 22-23 प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके पहले के 7 वर्षों में यदि वो असेसी भारत के अंदर 730 दिनों के लिए रुका हुआ है तो हम ऐसा बोलेंगे कि उसने यहाँ पर सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन को भी कंप्लीट कर दिया है। तो एक बार फिर से इसको मैं समराइज करना चाहूँगा आप सभी के लिए। सबसे पहले जब आप किसी इंडिविजुअल असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं तो आपके पास 2 बेसिक कंडीशन अवेलेबल होती है। दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि आपने फुलफिल कर दी है तो आप रेसिडेंट इन इंडिया कहलाते हो। अब रेसिडेंट इन इंडिया के बाद में आपको ये चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर एडिशनल कंडीशन को चेक करना होगा। और दोनों एडिशनल कंडीशन यदि उसने एक साथ फुलफिल कर दी है तो वो रेसिडेंट के अंदर जो एक और कैटेगरी है ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो माना जाएगा। और यदि वो किसी एक एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया या फिर वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया तो उस केस में वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया
कहलाएगा। एक बार आप देख सकते हैं, रेसिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन प्लस 2 एडिशनल कंडीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और यदि वो बेसिक कंडीशन को तो पूरा कर पा रहा है लेकिन वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और यदि वो एक भी बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समझा है कि कैसे एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 में इनकम के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना होता है। अब जैसा आप सबको पता है कि सेक्शन 231 में पर्सन की अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन की हुई है। एक इंडिविजुअल को भी हम यहाँ पर पर्सन बोलते हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सभी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और इन सभी का हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है जब हम उसके ऊपर टैक्स लगाने के प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से हम इसको डिटेल में। एक इंडिविजुअल को हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, जैसा भी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर समझा है कि एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होता है और नॉन रेसिडेंट कब होता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यदि कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन होती है, 2 बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन को यदि वो फुलफिल कर देता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। 2 बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन, जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रीवियस ईयर में 182 डेज के लिए वो भारत में रहा हो। यदि वो इस बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है, वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज के लिए इंडिया में हो, प्लस प्रीवियस ईयर से जस्ट पिछले 4 सालों में, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में वो भारत के अंदर कम से कम 365 दिनों के लिए अवेलेबल हो। दोनों में से किसी भी एक बेसिक कंडीशन को यदि कोई इंडिविजुअल असेसी फुलफिल कर देता है तो हम उसको कहने वाले हैं रेसिडेंट। क्या बोलने वाले हैं, रेसिडेंट। लेकिन इसमें 3 स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है जहां पर हमें रेसिडेंट कहने के लिए केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करना है। और वो जो 3 स्पेशल केस थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। दूसरा, यदि कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। और तीसरा, यदि कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन जो भारत के बाहर रहता है लेकिन भारत में वो विजिट पर आता है। इन तीनों ही केस में हमें यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करना है। हमें यहाँ पर सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं रहेगी जब हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जब हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि वो रेसिडेंट बन चुका है, अब क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उस केस में फिर हमें यहाँ पर जो एडिशनल कंडीशन है वो चेक करना होता है। और जो एडिशनल कंडीशन है वो 2 है, और दोनों में से जो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है वो है प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 ईयर्स में वो कम से कम 2 वर्ष भारत में रेसिडेंट रहा हो। एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, कम से कम 2 वर्ष क्या रहा वो भारत में रेसिडेंट रहा हो। और रेसिडेंट कब बोलते हैं, जब हम बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम वो 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, जिसके लिए आपको बेसिक कंडीशन चेक करना होगा। और दूसरी जो एडिशनल कंडीशन है वो प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में इंडिया में कम से कम 730 दिनों के लिए रहा हो। यदि उसने दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो वो रेसिडेंट के अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। और यदि उसने यहाँ पर दोनों एडिशनल कंडीशन को या फिर दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं किया तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर
कि एक इंडिविजुअल असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सभी का रेसिडेंशियल स्टेटस यदि हमें चेक करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो जो HUF है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है। उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है? यदि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे। और यदि उसका 100% कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो हम उससे क्या बोलने वाले हैं? नॉन रेसिडेंट बोलने वाले। तो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सभी के केस में अगर हमें इनका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट स्टेटस चेक करना है तो यदि इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या इनका जो इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, चाहे वो 1% हो या 100% हो, ये डजेंट मैटर, है ना। लेकिन अगर उसका 100% कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो उस केस में वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है, एक विशेष बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिविजुअल वाले केस में हमारे पास 3 केस बन जाते हैं। रेसिडेंट के अंदर 2 कैटेगरी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, और दूसरा तीसरा जो होता है नॉन रेसिडेंट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्म की या कंपनी की या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, इन सभी के केस में हमें केवल 2 कैटेगरी यहाँ पर चेक करनी है, या तो वो रेसिडेंट रहेगा या फिर नॉन रेसिडेंट रहेगा। तो अगर उसका कंट्रोल इंडिया के अंदर है तो वो रेसिडेंट है, और 100% कंट्रोल यदि उसका इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए बताना चाहूँगा कि इसमें भी हमें यहाँ पर 3 कैटेगरी चेक करनी होती है। सबसे पहले अगर हम HUF की बात करें तो HUF का कंट्रोल अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो अनरेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन एक बार जब आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है, अब उसके अंदर हमें 2 कैटेगरी को देखना होगा, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो एक छोटी सी कंडीशन आपको यहाँ पर चेक करनी है। किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहना चाहते हैं, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता को देखना होगा। कर्ता का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। यदि वो कर्ता या मैनेजर दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या बोला मैंने आपसे, यदि वो कर्ता या वो मैनेजर दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो HUF रेसिडेंट के अंदर भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। और यदि जो कर्ता है वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम केवल क्या बोलेंगे कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है। बाकी जो पार्टनरशिप फर्म है, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इन सभी के लिए केवल आपको 2 कैटेगरी चेक करना होता है, या तो वो रेसिडेंट रहेंगे या फिर वो नॉन रेसिडेंट रहेंगे। और रेसिडेंट के लिए क्या चेक करना है आपको? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, चाहे वो 1% कंट्रोल हो या 100% कंट्रोल हो, लेकिन कंट्रोल इंडिया के अंदर होना चाहिए, तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं। तो कंपनी वाले केस में भी आपको केवल 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी, या तो कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया रहेगी या नॉन रेसिडेंट रहेगी। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, कंपनी को समझते हैं कि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होता है। तो बताना चाहूँगा, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाती है, चाहे उसका कंट्रोल इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो या नहीं हो, डजेंट मैटर। तो यदि कोई इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेसिडेंट इन इंडिया ही मानी जाएगी, और इसका रीज़न ये है कि उसका इनकॉर्पोरेशन इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए
वो रेसिडेंट इन इंडिया ही मानी जाएगी। यहाँ पर हम कंट्रोल को चेक नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी और कंपनी की बात करते हैं तो उस किसी और कंपनी का इफेक्टिव प्लेस या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो ऐसी कंपनी को भी हम यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। और किसी और केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों ही सिचुएशन में कोई कंपनी नहीं आती है तो उसको हम यहाँ पर नॉन रेसिडेंट कंपनी बोलते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई कंपनी नॉन इंडियन कंपनी है, मतलब इंडियन कंपनी नहीं है और उसका कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट 100% इंडिया के बाहर है, 100% इंडिया के बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसमें यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो नॉन रेसिडेंट है। अगर उसका कंट्रोल 100% इंडिया के बाहर है। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हमने यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस को समझा कि कैसे एक इंडिविजुअल को हम यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल सकते हैं, कैसे हम उसके यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी बोलते हैं या फिर नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, और इसी के साथ कैसे हम यहाँ पर एचयूएफ कंपनी पार्टनरशिप फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।